हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं रिग्सियन मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए, इसको इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, इसको सेला मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो सेला मॉडल हो या इकोलॉजिकल मॉडल हो, इसमें जो नाम है वो रिग्स का सबसे पहले लिया जाता है। हालांकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने देख रहे होंगे आप लोग, J.M. गॉस, रॉबर्ट डेल, रोस्को मार्टिन, इन्होंने भी इकोलॉजिकल अप्रोच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी काम किया है। लेकिन रिग्स जो है उनको इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रणेता या प्रोटैगनिस्ट माना जाता है। अब ये है क्या? देखिए, सिंपल सी बात है। साधारण अगर शब्दों में हम कहें, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जैसे मैंने इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, और वो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो वर्क करता है। एनवायरनमेंट में कौन कौन से डायमेंशन, मतलब आयाम, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक, ये जो होते हैं, ये प्रशासनिक व्यवस्था को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि एक जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे किस वजह से वो चल रहा है, या उसी टाइप का जो एडमिनिस्ट्रेशन किसी और कंट्री में है तो वहाँ पे वो सक्सेसफुल कैसे हुआ या फिर वो फेल कैसे हुआ। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्लोज सिस्टम ना होके उसको एक ओपन सिस्टम की तरह देखना, और जो उससे संबंधित जो एनवायरनमेंट है उसके स्टडी को ही ये रिग्सियन मॉडल माना गया है। देखिए, रिग्स ने क्या किया था, इसके पहले इन्होंने 1956 के आसपास इन्होंने एक अग्रेरिया इंडस्ट्रिया का मॉडल दिया था। उसके बाद उन्होंने अग्रेरिया को तो माना था चाइनीज सोसाइटी, और जो इंडस्ट्रिया है उसको माना था उन्होंने यूएसए, राइट। मतलब वो एक अग्रेरियन सोसाइटी होगी और वो हो गई जो इंडस्ट्रिया है वो हो गई मतलब एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। उसके बाद इन्होंने उसमें चेंज किया, फिर उन्होंने बीच में एक ट्रांजिशिया और बना दिया, मतलब अग्रेरिया, ट्रांजिशिया और एक इंडस्ट्रिया। ट्रांजिशिया क्या, जो दोनों तरीके की चीज़ें हों, जिसके अंदर थोड़े एग्रीकल्चर भी हो, मतलब एक बीच का सोसाइटी। लेकिन बाद में इन्होंने एक इससे बढ़िया एक मॉडल दिया, इसको इन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद इन्होंने एक दूसरा मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं सेला मॉडल। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये जो इन्होंने पूरा ये जो मॉडल दिया है, ये इनकी पुस्तक आई थी द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में। इसमें इन्होंने इसके बारे में समझाया है। अब हम इसको समझते हैं। जो ये है सेला मॉडल, इन्होंने इसमें क्या किया, जो अग्रेरिया, ट्रांजिशिया और इंडस्ट्रिया, इसको इन्होंने वहीं का वहीं छोड़ के कुछ नए शब्द बनाए, जैसे कि अंडर डेवलपमेंट, डेवलपिंग और डेवलप्ड सोसाइटी। उनको नाम इन्होंने दे दिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फ्यूज्ड, प्रिस्मेटिक और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। तीन तरीके का समाज और वहाँ का पर्यावरण किस तरीके से काम करता है उसके बारे में इन्होंने इस मॉडल में हमें बताया है, राइट। अब इसको समझते हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट थिंकर है, और चूंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री भारत में रहते हैं तो हमारा जो सिस्टम वर्क करता है वो भी कुछ इसी तरीके का है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये रिग्स की। देखिए, अब इसमें है क्या, अब आपको इस पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने बीच में एक मतलब एक पिरामिड टाइप बनाया हुआ है, ट्राइंगल है, और उसमें मैंने नीचे अंदर लिखा हुआ है सेला, नीचे प्रिस्मेटिक लिखा हुआ है। देखिए, तो होता क्या, फ्यूज सोसाइटी, बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, एक जगह पे सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ये जो है, ये जब एक प्रिज्म में से निकलता है, ठीक है, तो इसकी जो मतलब जब रोशनी जो होती है वो प्रिज्म में से निकलती है तो वो क्या होती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, रोशनी बट जाती है, राइट। तो जो एक तरफ सोसाइटी होगी फ्यूज सोसाइटी, जो बिल्कुल एक तरीके से क्लोज सिस्टम है, राइट। आप इसको कह सकते हो आज के समय का नॉर्थ कोरिया, राइट। उसके बाद आता है प्रिस्मेटिक सोसाइटी। प्रिस्मेटिक सोसाइटी है जो क्लोज सिस्टम से तो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन 100% जो है वो डेवलप्ड कंट्री अभी नहीं बनी है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा देश भारत, राइट। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको इन्होंने नाम दिया है सेला, करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, एक मतलब एक गोला सा मैंने बना रखा है, उसमें आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है सेला इज इक्वल टू चैम्बर प्लस ब्यूरो। ठीक है। अब फ्यूज जो सोसाइटी है, जो मैंने एग्जांपल दिया है नॉर्थ कोरिया, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो काम करता है चैम्बर की तरह। चैम्बर होता है ना एक कमरा, आप कमरे में जाइए बस, ठीक है, और वहीं पे आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे करने को मिल जाएंगी, एक ही व्यक्ति सारी चीज़ें को कर रहा है, राइट। ब्यूरो क्या होता है, ब्यूरो जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है किसका, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का। ब्यूरो होता है ना दराज,
आप कोई कबर्ड खोलिए और कबर्ड में नीचे छोटे छोटे से कई सारे ब्यूरो है, मतलब आपने पेंसिल रखने की अलग जगह बनाई हुई है, आपने फाइल रखने की अलग जगह है, आपने उसके अंदर कई सारे ब्यूरो बना दिए, मतलब स्पेशलाइजेशन हो गया है। करेक्ट। तो ये जो सेला है ये इन दोनों का मिक्स्ड रूप है। सेला इज अ मिक्सचर ऑफ चैम्बर ऑफ few society which represents administrative system of few society and bureau which is the administrative system of diffracted society. So Sela has both the characteristics of fused administrative system and diffracted administrative system. हमारे यहाँ पे ये दोनों तरीके से काम करता है। इसका एग्जाम्पल है, इसका एक मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग। एक सीरियल आता था ऑफिस, ठीक है, आप अगर नहीं देखा है उसके आप YouTube पे सर्च कीजिएगा ऑफिस, आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से चैम्बर की क्वालिटीज़ और ब्यूरो की क्वालिटीज़ उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पे ब्राइब भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे काम करने का स्पेशलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ ना काम करने का भी स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो डिफ्रैक्टेड ये जो प्रिज्मेटिक ये जो सोसाइटी है, ये जो बाहर निकली है जो रेज, ठीक है, तो ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी की जो कुछ खास बातें हैं अब हम उनको समझते हैं। पहले तो ये देखिए, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी को अध्ययन करने के लिए इन्होंने जो मॉडल दिया है वो दिया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और उनके अलग अलग फंक्शंस। ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी की खास बात है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी मतलब डेवलपिंग कंट्री। इसमें प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है ये 1955 में जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल ये जो सिस्टम है, संरचनात्मक कार्यात्मक इसको हिंदी में कहा जाएगा, ये जो मॉडल है, ये जो अप्रोच है, ये 1955 में ड्वाइट वाल्डो ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। सोशियोलॉजी के अंदर टेलकोट पार्सन्स और कई सारे जो सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं वो इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया है। लेकिन जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो अध्ययन है वो रिग्स ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के द्वारा ही किया है, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पॉलिटिकल एंगल से अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमिक, सोशल, सिंबॉलिक, सांकेतिक, ठीक है, और साथ में कम्युनिकेशन किस तरीके से चल रहा है। मतलब स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चर्स, एक सोसाइटी जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है और वो जो स्ट्रक्चर्स है वो स्पेसिफिकली कुछ अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और वे जो फंक्शन होते हैं वे कुछ डिनोट करते हैं फ्यू सोसाइटी को और कुछ डिनोट करते हैं डिफ्रैक्टेड सोसाइटी को। सही है। अब इसको आप साधारण शब्दों में ऐसे समझिए। देखिए प्रिज्मेटिक सोसाइटी क्या होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे भर्ती निकली रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट आया, ये क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की खास बात है। लेकिन फिर फ्यू सोसाइटी हो गई। फ्यू सोसाइटी के अंदर भर्ती कैसे होगी, मैं जिस व्यक्ति को मतलब जो भर्ती कर रहा है उसका कोई जान पहचान वाले को रख लिया, बिना किसी क्वालिफिकेशन देखे, बिना कुछ देखे, ये तो हो गया फ्यू सोसाइटी, ठीक है। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के अंदर एक पूरा एक फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा, रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसकी भर्ती होगी मेरिट बेसिस पे, है ना, वो उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी, तब जाके उसकी पोस्टिंग होगी, ये होगा डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। लेकिन प्रिज्मेटिक में क्या होता है, प्रिज्मेटिक में एक पूरा एडवर्टीजमेंट भी निकलेगा, पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर फॉलो किया होगा। लेकिन फ्यू सोसाइटी की जो खास बात है, पहले ही अन्य कुछ बातों के आधार पे ये तय होगा कि उस पद पे किसकी नियुक्ति की जानी है। समझ में आई बात, चाहे वो पैसे के द्वारा हो या चाहे वो जान पहचान के आधार पे हो, चाहे वो किसी अन्य तरीके से हो। ये है प्रिज्मेटिक सोसाइटी। देखिए बिल्कुल ये बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके हम दूसरे जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं। अब प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है इसकी कुछ खास बातें हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे करके ये जो 3 एरोज बना रखे हैं। फर्स्ट है इसके अंदर हिट्रोजेनिटी। हिट्रोजेनिटी का मतलब होता है कि मतलब कई सारे तरीके के सिस्टम, नोम्स, एक सोसाइटी में रहना, कई सारे सिस्टम और फंक्शंस होना, जैसे कि सेला मॉडल, ठीक है, वहाँ पे चैम्बर भी है और ब्यूरो भी है, राइट। मतलब जैसे बैंक में आप चले जाइए, अभी तो थोड़ा थोड़ा स्पेशलाइजेशन होता आ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति आपको मतलब कई सारे काम कर देगा वो वहाँ पे खड़ा होके, ठीक है। यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो वर्क कर रहा है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे हैं। वहाँ पे ब्यूरोज भी है, स्पेशलाइजेशन भी है, लेकिन एक व्यक्ति है जो कई सारे कामों को भी कर पा रहा है। यह है हिट्रोजेनिटी, मतलब कई सारे सिस्टम्स का एक साथ में प्रेजेंट होना, करेक्ट, हिट्रोजेनस समाज।
उसके बाद दूसरा आता है फॉर्मेलिज्म। फॉर्मेलिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कहा कुछ और जाता है और करा कुछ और जाता है। सही है, मतलब कहने की तो कुछ और बातें हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जिन लोगों को जिस काम को बंद करने के लिए लगाया जाता है, कई बार वो लोग ही उस काम को करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट ऑफिसर, उसकी भर्ती इस वजह से हुई है, उसको सिस्टम में रखा इस वजह से गया है कि थ्योरी में क्या है कि वो एनवायरनमेंट को सेव करेगा, लेकिन बहुत बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पैसे दे के उसने पेड़ कटवा दिए। करेक्ट। बहुत सारे जो कुछ लोग होते हैं जैसे सस्पेंड कर दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म में हैं या इस तरीके से, ठीक है, किस वजह से कि वो जो है किसी दूसरे मुल्क की जासूसी कर रहे हैं, या फिर किसी एक फर्जी एनकाउंटर कर दिया किसी दूसरे एक गिरोह के कहने पे किसी एक पुलिस वाले ने। ये क्या हुआ, ये है फॉर्मेलिज्म। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो थ्योरी लिखा हुआ है वो अलग है और प्रैक्टिस में बातें कुछ और चल रही हैं। समझ में आई बात? देखो, अच्छा, उसके बाद आता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की एक साथ में चीज़ें काम करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आपको जैसे आयुष है, आयुर्वेद, यूनानी है ना, सिद्धा, होम्योपैथी, हमारे यहाँ पे इस तरीके के आप वैद्य भी आपको मिल जाएगा, आपको अपने देश के अंदर नब्जी हकीम भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इतना स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएगा कि राइट मतलब ईएनटी भी रहेगा, आप ईयर, नोज़ और क्या नाम है थ्रोट, इसके अलग जाके आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। एक सिंगल आप फिजिशियन के पास भी चले जाओ और आप साथ में क्या एक नब्जी हकीम के पास चले जाओ, एक होम्योपैथी किसी डॉक्टर के पास चले जाओ और एक नॉर्मल एक किसी ऐसे व्यक्ति को झोला छाप डॉक्टर, आपको हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सही है, तो ये होती है ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग जो है इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद हमारे यहाँ पे, मतलब, और ये सिर्फ इसके लिए, मतलब ये तो मैंने डॉक्टर्स इस तरीके का एग्जाम्पल दिया, ये हर जगह हर तरीके के सिस्टम में ये होता है। जैसे नेपोटिज्म, भर्ती, अभी जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में पहले कुछ ऐसी सरकारें थी जो अपने से संबंधित किसी जाति विशेष को आपने भर्ती कर लिया है ना, ऐसा हुआ है, ठीक है, ये क्या हो गया, नेपोटिज्म। लेकिन वो भर्ती हो रही है डिफरेक्टेड सोसाइटी के तरीके से, पूरी आपको मतलब आपको कमी नहीं मिलेगी उसके अंदर, पूरा का पूरा जो भर्ती प्रक्रिया है वो हुई है किस तरीके से, पूरा उसने जो उसकी एलिजिबिलिटी और ये और वो सब चीज़ों को फॉलो किया है, लेकिन रखा किसको है, अपने जानने वाले व्यक्ति को, या अपनी जाति के व्यक्ति को, अपने रिलीजन के व्यक्ति को, अपने क्षेत्र के व्यक्ति को। ये हो गया नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। दूसरा आता है पॉलीनॉर्मेटिविज्म। पॉलीनॉर्मेटिविज्म का मतलब है समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग नॉर्म्स, अलग अलग प्रथाएं, है ना, जैसे कि अभी बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा भी चल रही है। ये हो किस वजह से रहा है, जैसे कि समाज में एक रूपा स्थापित हो पाए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हम मतलब अगर एक मत के ऊपर आने में बड़ी मुश्किल होती है, सबकी प्रथाएं, मान्यताएं, ये सब चीज़ें अलग हैं और काम करने का भी ये अलग तरीका है। सिस्टम में व्यक्ति जाएगा लेकिन वो काम अपने तरीके से करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पॉली कम्युनलिज्म। हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो है सेक्ट्स, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि लोग रहते हैं विभिन्न संप्रदायों के। अब इसको जो है रिग्स ने नाम दिया है, मैंने देखिए लेफ्ट में जो छोटा सा एक गोला बनाया उसके अंदर लिखा हुआ है क्लैक्ट। क्लैक्ट किस चीज़ के लिए, क्लब प्लस सेक्ट। सेक्ट जो है वो दर्शाता है फ्यू सोसाइटी को, मतलब अलग अलग संप्रदाय के लोग, और वे संप्रदाय के लोग जो है क्लब अप हो गए हैं। ये क्लब खासियत किसकी है, क्लब खासियत है डिफरेक्टेड सोसाइटी की, डेवलप्ड सोसाइटी की, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्लास या ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, जो लोगों का समूह बन जाता है, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, इस तरीके से। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इनको प्लस जब हम कर देंगे तो शब्द बनेगा क्लैक्ट। मतलब हमारे यहाँ पे रिलीजन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिलीजन के साथ में कोई व्यक्ति जैसे एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन का या एक पर्टिकुलर किसी संप्रदाय को वो फॉलो करता है और वो किसी एक संस्था में नौकरी कर रहा है, तो वो संस्था के नौकरी जब वहाँ पे कर रहा है तो उससे संबंधित वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में भी वो शामिल हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में वो अपने संप्रदाय का जो उसका एक ग्रुप है वो उन लोगों से भी जुड़ा रहेगा, राइट। तो ये है पॉली कम्युनलिज्म। इसके बाद आता है बाजार कैंटीन मॉडल। बाजार कैंटीन मॉडल जो है ये, इसका मतलब होता है जैसे प्राइस इंडिटर्मिनेंसी।
फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइजेस, मतलब आप जो है जैसे बाज़ार होता है ना, मतलब कैंटीन एक तरीके से, जैसे इनकी मिलिट्री वालों की कैंटीन होती है, तो वहाँ पे इन लोगों को स्पेशल मतलब अलग से जैसे उसके जो प्राइसेस होते हैं कमोडिटीज़ के वो थोड़े कम होते हैं। लेकिन जैसे आप बाज़ार में सामान लेने के लिए जाओ तो अच्छा भाभी जी ये तो बस आपके लिए, आप हमारे जानने वाले हो तो ये आपके लिए स्पेशल प्राइस, ठीक है, आपको इतने परसेंट इतना कम करके दे दिया, 5% डिस्काउंट, ठीक है। एक व्यक्ति गया वो उसका बिल्कुल जानकार, तो भाव टू भाव उसको दे दिया। एक व्यक्ति गया जिसको बार्गेनिंग नहीं आती है, मेरे जैसे बार्गेनिंग नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आती है, तो फिर क्या वो लुट पिट के आ जाएगा कि वो दुकानदार समझ जाएगा कि इसको तो आती नहीं है, तो वो क्या करेगा 100 रुपये की चीज़ उसको 150 में पकड़ा देगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या फिक्स दुकानों पे मैं जाना पसंद करती हूँ। यही है बाजार कैंटीन मॉडल। प्राइस इनडिटर्मिनेंसी होती है, एक चीज़ का भाव फिक्स नहीं होता है यहाँ पे, राइट। और उसके बाद आता है अथॉरिटी वर्सेस कंट्रोल। अथॉरिटी जो होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, एक व्यक्ति में, एक संस्था में वो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन उसका कंट्रोल जो होता है ना वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। मतलब उस पार्टी का, जैसे कि सरकार एक पार्टी की है, लेकिन होता क्या है कि उस पार्टी का हर एक छोटा छोटा भैया वार्ड मेंबर भी या फिर एक नॉर्मल कार्यकर्ता वो भी अपने आप को ऐसे समझता है कि जैसे कि मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, तो मैं तो प्रधानमंत्री बन गया, और वो भी सिस्टम को चेंज करने की या इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है पूरा का पूरा, आप इसके जो ये फीचर्स थे ये थे सेला मॉडल के पूरे, हमने जो समझे हैं ये इसके फीचर्स हैं, राइट। अब देखिए, अब इसके कुछ से ये जो सोसाइटी हैं इनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, गुण, जिससे हमें पता चले कि कौन सी सोसाइटी की खास बात क्या है। अब हम फ्यू सोसाइटी को देखें तो पहला है इसका अस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि मतलब जुड़ाव, जोड़ना किसी चीज़ से, या आप इसको ये कह सकते हो कि एक व्यक्ति एक कुल में पैदा हुआ है, उसने, उसकी कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो उस कुल में पैदा हुआ है तो बस यही उसकी उपलब्धि हो गई, उसने कुछ अलग से नहीं किया है, लेकिन उसको एक सरनेम मिल गया है, तो यही उसका गुण है, उस व्यक्ति का वही गुण है बस, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिस्मेटिक सोसाइटी में, यही जो गुण है ये मतलब ये जो चीज़ें बदल जाती है, एस्क्रिप्शन बदल जाता है अटेनमेंट के अंदर। अटेनमेंट का मतलब होगा कि जैसे किसी व्यक्ति ने बीए कर लिया या एमए कर लिया, कुछ अपने आप को ग्रो कर लिया, ठीक है, वही व्यक्ति जो एक कुल में पैदा हुआ है उसने उसके बाद जाके वहाँ पे, ये तो हो गया उसका फ्यूज सोसाइटी, वो एक कुल में पैदा हुआ, उसको एक सरनेम मिला या उस परिवार के उसे गुण मिले, उसके बाद जाके उसने बीए कर लिया, एमए कर लिया, ये हो गया एक अटेनमेंट, ठीक है। और इस अचीवमेंट क्या हुआ, अचीवमेंट ये हुआ कि उसके बाद उसने जेआरएफ कर लिया या फिर वो एक साइंटिस्ट बन गया, ठीक है, ये हो गया उसका अचीवमेंट, कुछ और मतलब स्पेशलाइजेशन चीज़, ठीक है। इसके बाद आता है फ्यू सोसाइटी के अंदर पर्टिकुलरिज्म। पर्टिकुलरिज्म का मतलब ये हो गया कि कुछ चीज़ें सिर्फ कुछ लोगों के लिए, पर्टिकुलर, राइट। उसके बाद आता है प्रिस्मेटिक सेलेक्टिविज्म यहाँ पे, और डिफ्रैक्टेड का होता है यूनिवर्सलिज्म, सब कुछ सब के लिए, आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यूपीएससी का आप एग्जाम दोगे 21 साल एज और ग्रेजुएशन, बस ये मांगता है यूपीएससी, ठीक है। लेकिन प्रिस्मेटिक सोसाइटी में होता है सेलेक्टिविज्म, कुछ जो पोस्ट हैं वो तो हो गई यूनिवर्सल, लेकिन कुछ हो गए पर्टिकुलर, जैसे सन ऑफ द सोइल आंध्र प्रदेश की थ्योरी है, मतलब वहाँ के लोगों को स्पेशल रिजर्वेशन देना, ये क्या हो गया, ये हो गया पर्टिकुलरिज्म। तो यहाँ पे क्या सेलेक्टिविज्म काम करता है प्रिस्मेटिक में। सेलेक्टिविज्म का मतलब किसी किसी पोस्ट पे यूनिवर्सलिज्म की भावना या खुलापन, और कहीं कहीं पे पर्टिकुलरिज्म कि कोई कोई जो पोस्ट है वो सिर्फ अपने लोगों को या फिर अपने मतलब राज्य के लोगों को एज वाइज आरक्षण देना, या अपने यहाँ के लोगों को मतलब क्षेत्र के हिसाब से या फिर जाति धर्म या कास्ट के हिसाब से आरक्षण देना, ये हो गया सेलेक्टिविज्म। अब फ्यू सोसाइटी में क्या होता है, फंक्शनल डिफ्यूजन, एक व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें समाहित हैं, राइट। जैसे अमात्य मिनिस्टर है, अब वो अलग अलग टाइप का कौटिल्य ने तो हालांकि इसको एक बहुत वृहद पूरा का पूरा बहुत ज़बरदस्त स्पेशलाइजेशन दिया है, लेकिन आप वैसे समझ सकते हो जो अग्रेरियन सोसाइटी है कि मिनिस्टर हो गया और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है। या फिर समझ लीजिए वैद्य, हालांकि अगर आप देखें तो वैद्य जो होता है नब्जी हकीम, उनको नॉलेज बहुत होती है, आपकी नब्ज पकड़ के बता देंगे कि आपके कहाँ पर दर्द है, सिर में दर्द है या पैर की कौन सी उंगली में दर्द है। लेकिन हम लोग फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या जो कंसेप्ट दिया है ना, ये रिग्स जो है ये वेस्ट के थिंकर है। अब इन्होंने जो चीज़ें समझी, इन्होंने उस चीज़ को वो करा, तो इसको समझने के बाद आप ये मत समझिएगा कि भारत का जो आयुर्वेद है वो खराब है, नहीं, आयुर्वेद सबसे बेस्ट है, लेकिन हाँ हम इसको समझ रहे हैं रिग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो उसके बाद आता है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के अंदर फंक्शनल स्पेसिफिसिटी,
स्पेशलाइजेशन है हर चीज़ का, ज़बरदस्त स्पेशलाइजेशन। और प्रिस्मेटिक में क्या है, पॉलीफंक्शनलिज्म, मतलब यहाँ पे क्या है, फंक्शनल डिफ्यूजन भी है और यहाँ पे फंक्शनल स्पेसिफिसिटी भी है। दोनों ही तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये था देखिए रिग्स का सेला मॉडल, इकोलॉजिकल अप्रोच भी आप इसको कह सकते हो, रिग्सियन मॉडल भी आप इसको कह सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके। और पढ़ते रहिए और खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।